जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम उनका बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। समय को ना गंवाते हुए चलिए ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अबॉर्शन के लिए भ्रूण का वजन होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अबॉर्शन के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसमें फीटस का वजन या वेट कितना होना चाहिए। 500 ग्राम, 600 ग्राम, 750 ग्राम या 1000 ग्राम कितना होना चाहिए। यानी कि अबॉर्शन पे अगर अबॉर्शन होना है तो एक जो क्राइटेरिया डिसाइडेड है उसमें कितना होना चाहिए, क्योंकि हम उतने से कम रहेगा तब हम फीटस का लीगली जो है अबॉर्शन कर पाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं। क्या पूछ रहा है, किस पे? इंटरनेशनल लेवल पे क्या अबॉर्शन। देखो अबॉर्शन जो हो उसके लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड है उसमें क्या होता है, दो है। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ज़्यादातर तो यही सोचा जाता है कि ट्राइमेस्टर जो है इसी पे जो है मतलब अबॉर्शन हो, लेकिन अगर किसी कारण से सेकंड ट्राइमेस्टर लग जाता है तब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो अबॉर्शन का रीज़न है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो क्या है, देखो पहले तो ये जान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता कितना है, कितना होता है 0 से 12 वीक का। कितना? 0 से 12 वीक्स। ठीक है, इसका रीजन है जो मेन उसमें होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, बच्चों की क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से बच्चा जो होता है खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाता है किसी कारण से, तो ज्यादातर क्या है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ही रीजन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का। एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो क्या 13 से 20 हफ्ते का 13 से 28 सप्ताह का होता है। कितना? 13 से 28 सप्ताह को जो सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर देखा गया है कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी जो होता है इसका रिजल्ट होता है क्या, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी जो है इसका रीजन होता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी मतलब जो सर्वाइकल यानी जो सर्विक्स का मुंह होता है वो जो है खुला रह जाता, ओएस बोलते हैं। ठीक है, ओएस सर्वाइकल ओएस ओपन रह जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल ओएस जो है वो ओपन होता है। क्यों? किसी कारण से, वजन बढ़ने से, फंडस जो है उसका वजन बढ़ने लगता है जो है, या फिर यूँ कह लें कि यूट्रस का वेट बढ़ने की वजह से। ठीक है, बट जब यूट्रस का वेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर पड़ने की वजह से अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी सही से उसका मुंह बंद नहीं है तो क्या होता है, मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये होता है। ये क्यों होता है? वेट बढ़ने पर, वजन बढ़ने पर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है 0 से 12 वीक का जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें यहाँ ज़्यादातर जो अबनॉर्मलिटी होती है वो क्रोमोसोमल होती है जिसकी वजह से अबॉर्शन ज़्यादातर देखा जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 से 28 सप्ताह का होता है। इसमें जो होता है ज़्यादातर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी मतलब जो सर्विक्स है उसका मुंह सर्वाइकल ओएस ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वेट बढ़ता है उसमें बच्चा जो है या फीटस जो है वो नीचे की ओर खिसकता है और अबॉर्ट हो जाता है। तो ये दो मेन रीजन होते हैं अबॉर्शन के। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लीगली जो है 500 ग्राम, कितना 500 ग्राम तक के फीटस का अबॉर्शन लीगली करवा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन सा? ए। एक चीज और कंडीशन जान लेना, एक होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं उसे? थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन, देखो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, सबसे सेफ अबॉर्शन यही होता है। क्यों? इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन ऐसी बनती है कि इसमें 1/3 पार्ट जो है फीटस का जो
जो वाइबल प्रोडक्ट होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अंदर फीटस होता है, वो 1/3 पार्ट डैमेज होता है और 2/3 पार्ट सेफ रहता है। इसलिए अक्सर करके देखा जाता है इसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है या जो है लिक्विड जैसे फॉर्म में सिक्रेशन होता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप ऐसा करिए, रेस्ट करिए। क्या करिए? रेस्ट करिए। और कुछ दवाइयों की मदद से इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नॉर्मली कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, ये इकलौता है जिसमें रिकवरी पॉसिबल होती है। इकलौता अबॉर्शन है जिसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डैमेज होता है जिसकी वजह से थोड़ा ब्लड या फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होता है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, रेस्ट इज द बेस्ट करिए, आप आराम करिए, आपका और कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे कि ये ट्रीट हो जाता है। ये इकलौता ऐसा कंडीशन है जिसको रिकवरी की जा सकती है। मतलब अगर ये अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन पाया जाता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है या फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अबॉर्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो है उनको दिखाते हैं तो कुछ दवाइयों के माध्यम से, और क्या बोलते हैं, रेस्ट करो, इन तरीकों से जो है हम उसको ट्रीट कर ले जाते हैं। इसका ट्रीट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जिसमें ओएस है, जो ओएस होता है सर्वाइकल ओएस, वो क्लोज रहता है, वो खुला नहीं रहता है। ठीक है, इसी वजह से कुछ दवाइयों और आराम करने की मदद से कुछ दिनों तक इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये खुल जाता इसका मुंह, तो ये सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी में आ जाता, तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ओएस बंद होने की वजह से बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है, जिसकी वजह से 2/3 यानी 2/3 भाग सेफ रहने की वजह से उसको हम अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इकलौता अबॉर्शन है जिसमें रिकवरी पॉसिबल है। बाकी अगर इसमें से कोई भी अबॉर्शन होता है तो बच्चा पूरी तरह से अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितना 500 ग्राम जो है बच्चे का या फीटस का वजन होना चाहिए भ्रूण का, तभी हम उसकी लीगली तौर पे अबॉर्शन करवा सकते हैं। क्लियर? ये समझ आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस फैक्टर की कमी से होता है? हीमोफीलिया तो जानते होंगे ना, सुना होगा कि हीमोफीलिया की दिक्कत है। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाती है और क्लॉटिंग टाइम घट जाती है। मतलब अगर किसी को इंजरी हो जाए, कट लग जाए, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत देर तक होती रहती है, जल्दी से बंद नहीं होती है। और कुछ लोगों ने देखा कुछ देर तक ऐसा दबा के रखा, तुरंत ब्लीडिंग क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये किस हीमोफीलिया के कारण, इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें होता है क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। एक चीज जानना, इसी को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या? रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ब्लीडिंग प्रिकॉशन, जैसे ट्रेनेक्सा है, इथमसिलेट है, मेडिसिन लेके हम इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके में क्लॉट बनने बंद हो जाते हैं। देखो इसको याद करना है। देखो ये होता है जैसे कि A8 B9 C11, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कई सारे। हीमोफीलिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है फैक्टर 2, फैक्टर 4, फैक्टर 6 या फैक्टर 8। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है इनमें से? पहला। तुम्हारा आंसर भी यही होगा। इसके अलावा इन फैक्टर्स के अलग अलग नाम है। जल्द ही आपको एक शॉर्ट क्लास में इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या जानना इसमें? हाँ, हीमोफीलिया की जांच, मतलब कौन सा टेस्ट होता है जिससे पता कर सकते हैं हीमोफीलिया की दिक्कत है या नहीं। तो इसमें होता है APTT टेस्ट। कौन सा टेस्ट? APTT
टेस्ट जो होता है इसको करके हम पता कर सकते हैं कि क्लॉटिंग टाइम कितना है या हीमोफीलिया की कंडीशन पेशेंट में है कि नहीं। ठीक है, एपीटीटी जो होता है ये हिपैरिन में भी किया जाता है। किसमें? हिपैरिन में भी। ये जांच दो बीमारियों का होता है, एक तो हीमोफीलिया के लिए होता है, दूसरा हिपैरिन के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हीमोफीलिया समझ में आ गया ना, ये रॉयल डिजीज है क्योंकि ये रॉयल फैमिली में सबसे पहले पाया गया था, यानी कि जो महारानी जी थी उनके अंदर ये पाया गया था हीमोफीलिया सबसे पहले, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये जो होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग प्रिकॉशंस की नीड पड़ने लगती है, खुद से क्लॉट्स बनने बंद हो जाते हैं या बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा देर लगा के क्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरुरज्जा यानी कि बोन मैरो से रिलेटेड। ठीक है, बोन मैरो के कार्य न करने के फलस्वरूप, यानी कि अगर बोन मैरो के सही से वर्क नहीं करता है तो उसके कारण से इनमें से कौन सा एनीमिया होता है? एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया या माइलोमा? बोन मैरो में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कौन सा एनीमिया होता है? ठीक है, तो पहला देखो किसके बारे में पूछ रहा है? मेरुरज्जा या कि बोन मैरो, किसके बारे में पूछ रहा है? बोन मैरो के। बोन मैरो एक ऐसी जगह है जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। किसका किसका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। अगर बोन मैरो में डिसबैलेंसी आएगी या कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? इन तीनों का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब इन तीनों का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पहले तो ये जान लो, इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं पॉलीसाइटोपीनिया। अगर इन तीनों की कमी साथ में होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइटोपीनिया। ठीक है, पॉलीसाइटोपीनिया। एक चीज और जान लो, ये जो पीनिया शब्द है, इस पीनिया का मतलब ही होता है कमी। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये लगा है, ठीक है, ल्यूकोपीनिया, साइटोपीनिया, तो जब ये पीनिया शब्द जहां लगेगा उसका मतलब ही होता है क्या? कम। ठीक, और अगर साइटोसिस लगा हो इसी की जगह पे, क्या जिसमें साइटोपीनिया था यहीं पे अगर लगा होता साइटोसिस, तो इसका मतलब होता है ज्यादा या बढ़ना। ठीक, इस टर्म को याद कर लोगे तो कोई भी वर्ड याद करने में आराम रहेगा। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपीनिया, तो पीनिया लगा तो कम हो गया और सिस लगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो इन तीनों की साथ में जब कमी होती है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइटोपीनिया कहते हैं। समझ आया? और ये जो पॉलीसाइटोपीनिया होती है कंडीशन, ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है एप्लास्टिक एनीमिया में। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसमें पॉलीसाइटोपीनिया की कमी देखी जाती है। तो पॉलीसाइटोपीनिया कहते किसे हैं भाई? पॉलीसाइटोपीनिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों की मात्रा कम हो जाती है या फिर तीनों जो है तीनों का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी कि प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ आया? एक दूसरा ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया। देखो हम सब जानते हैं, देखो आरबीसी कैसे होती है? डिस्क शेप में होती है। ठीक है, लेकिन सिकल सेल में क्या होता है? एक साइड से आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, कैसे? ये ऐसे होना होके ऊपर से ऐसे हो जाती है। ठीक है, हंसियाकार हो जाती है। कैसे हो जाती है? हंसियाकार। तो जब आरबीसी जो होती है हंसियाकार हो जाए तो समझ जाओ सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। क्लियर हुआ? ये समझ आया? तो हमारा ऑप्शन बी जो है सिकल सेल एनीमिया नहीं है, हमारा आंसर जो हो जाएगा ए। तीसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया और माइलोमा चौथा। ये दोनों क्या है? ये दोनों कैंसर हैं, एनीमिया नहीं है। ठीक है, ल्यूकेमिया और माइलोमा जो है ये क्या है? ये दोनों के दोनों कैंसर का फॉर्म है।
तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो में डिस्टर्बेंस हो रहा था जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वह डिस्क शेप से हो हटकर हंसियाकार शेप में हो जाती है, यानी कि एक टेल से स्टिक हो जाती है, सिकल हो जाती है, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ये समझ आया। बोन मैरो में डिस्टर्बेंस हुआ तो तीनों की कमी आई, तो तीनों की कमी को एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। इस टर्म को पॉलीसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, HDL, LDL, VLDL या इनमें से कोई नहीं। BLDL, LDL, HDL, इसको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल लिया, कुछ नहीं, इनका फुल फॉर्म याद कर लो। इनका फुल फॉर्म पता रहेगा तुम्हें सब चीज पता रहेगा। देखो HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक, ये HDL का हो गया। फिर है LDL, इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और VLDL का क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो, खत्म। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो अच्छा कौन सा होगा, जो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर हो गया। HDL जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो गड़बड़ या बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होगा। और बहुत बुरा या बहुत खराब कौन सा होगा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आया। गुड कोलेस्ट्रॉल के में कौन सा कोलेस्ट्रॉल सबसे अच्छा होता है, HDL जो होता है सबसे अच्छा होता है। और सबसे बुरा कौन सा होता है, वेरी लो वाला। बहुत ज़्यादा है तो अच्छा है, और सबसे कम हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल जो होता है HDL फॉर्म में देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसकी कमी से मानसिक विकलांगता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, एड्रेनलिन की कमी से, या फिर ऑक्सीटोसिन की कमी से। ये चारों के चारों ड्रग्स हैं, इनमें से, या ऐसे कह लो कि हार्मोन है, इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, उस दिन पिछली क्लास में। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा था, बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन हो रहा था। ऐसा देखो, तो इसमें ऑप्शन बी क्या है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को क्या बोलते हैं, T4। T3 T4 होता है TSH, थायराइड हार्मोन होते हैं ना। तो T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। जब थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाता है इनका लेवल, तब क्या होता है बच्चे के अंदर, किसमें, बच्चे के अंदर क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जब आएगी तो बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, किसमें, बच्चों में। और यहीं पे अगर अडल्ट होता तो इसमें मेंटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन नहीं, चेंजेस आते हैं। तरह तरह की एंजाइटी भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कोई भी मेंटल चेंजेस हो सकते हैं। तो अडल्ट्स में मेंटल चेंजेस आते हैं, मूडी हो जाते हैं, स्विंग होता है बहुत जल्दी मूड। और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन पाई जाती है। तो मानसिक विकलांगता किस में देखा जाता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म में
ये कंडीशन होगी। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन आप सब जानते हैं, इंसुलिन में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट्स में शुगर की या मधुमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज की कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है ये वाइटल ऑर्गन्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए होता है, ये एक इमरजेंसी ड्रग है। एड्रेनलिन क्या है, एक इमरजेंसी ड्रग है। ये क्या करता है, वाइटल्स ऑर्गन जो होते हैं उनको नॉर्मल से नॉर्मल रखने में, या कह लें अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उनकी वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए दिया जाता है, पेशेंट की जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये किस लिए, कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा लेबर के समय में, डिलीवरी के समय पे ऑक्सीटोसिन की नीड पड़ती है, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि बच्चा अच्छे से डिलीवर हो पाता है। तो समझ में आ गया ये एड्रेनलिन, समझ में आया कि नहीं। वाइटल ऑर्गन से मेरा मतलब था हार्ट से, ब्लड प्रेशर से। क्या होता है, अक्सर करके देखा होगा जिनको बीपी बहुत ज़्यादा घट जाती है तो उनको एड्रेनलिन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी बीपी जो है एकदम नॉर्मल फिर से हो जाती है, पेशेंट की जान बच जाती है। इसीलिए इसको इमरजेंसी ड्रग भी कहा जाता है। इमरजेंसी ड्रग में एड्रेनलिन होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉल्स नोट का कारण क्या है। इनमें से वास्टन जेली, जॉनसन्स जेली, वासाप्रीविया या फिर प्लेसेंटा मार्जिनेटा, इसमें से कौन है जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे नोट बनाता है, फॉल्स नोट। फॉल्स भैया, फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, तू झूठा, फॉल्स नोट। देखो फॉल्स मतलब क्या हो गया, झूठा। हम लोग क्या जानते हैं, फ्यूनिस, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, फ्यूनिस बोलते हैं, ये तो पता है ना। ठीक है, तो ये फ्यूनिस जो होता है इसकी लंबाई लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। एक अप्रॉक्स की बात करें तो लगभग 50 सेंटीमीटर एक अप्रॉक्स जो होता है फ्यूनिस होता है, या अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ हो सकती है। ठीक है, ये जो फ्यूनिस है ऐसे होती है ना, मान लो ये फ्यूनिस है, यूएसजी में या बाद में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नोट पड़ी है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा नोट पड़ गई होगी, इसी को तो नोट बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉल्स है ना, तो जो ये बनता है फॉल्स नोट, ये पहली बात तो जान लो कि वास्टन जेली की वजह से बनता है। ये वास्टन जेली क्या होता है, स्लिपरी होता है, जो इसको स्लिपरी बनाता है ऊपर से। ठीक है, चिपचिपा फिसलन वाला। तो ये किसकी वजह से होता है, वास्टन जेली की वजह से होता है। वास्टन जेली क्या करता है, ये इसकी वॉल पे बाहर से जाके ऐसे इकट्ठा होके एक जगह पे चिपक जाता है, अंदर वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसकी सतह पे यहाँ ऊपर जाके चिपक गया, थोड़ा सा ऐसे इधर थोड़ा सा चिपक गया, तो ऐसा लगेगा दूर से देखने में कि इसने यहाँ पे अच्छे से नॉट बना दिया है, जिसकी वजह से आवागमन जो है, सिक्रेशन जो है, जो ब्लड का फ्लो था वो सब डिस्टर्ब हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वॉल पे ही इकट्ठा होकर यहाँ पे चिपक जाता है। ये जेली फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको वास्टन जेली बोलते हैं। ठीक है, होता ये ऐसे है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसने उसमें नॉट, कभी डिलीवरी के बाद पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड उठा के ऐसे करके देखना, ठीक है, किसी बच्चे की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं आपको ऐसा उठा उठा सा फील होगा। वही जो नॉट जैसा फील होता है वो इसी कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, वास्टन जेली की वजह से। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन ए, वास्टन जेली की वजह से जो होता है फॉल्स नोट के फील होता है। ये जो जेली होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड को स्लिपरी बनाता है। इसमें क्या होता है, 2 आर्टरी 1 वेन होती है। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
फ्यूनिस जो होता है लगभग 50 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है। जो वॉशन जेली होती है इसको स्लिपरी बनाने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा इकट्ठा होके कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड पे चिपक जाती है, जो बाद में जो है नॉट की तरह फील होती है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन ए करेक्ट है, सही है। फॉल्स नॉट के कारण हो रहा है, वॉशन जेली के कारण हो रहा है। समझ आ गया? फॉल्स है, झूठा है, तो नॉट तो पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिरप देते समय 1 चम्मच किसके बराबर होता है? 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml या 10 ml? सिरप पिलाते हैं ना बच्चों को, तो चम्मच से देते हैं, कहते हैं 1 चम्मच पिला देना, 2 चम्मच पिला देना। तो वही सिरप अगर देते हैं चम्मच से, तो उनका मतलब है, पूछ रहे हैं कि 1 चम्मच अगर आप देते हैं तो लगभग आपने बच्चे को कितना सिरप दिया। हालांकि हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ वो बोतल का ढक्कन नहीं होता, उसी से पी जाते हैं, या कुछ नहीं, खोला बोतल डायरेक्ट पी जाते हैं। उनको चम्मच की नीड ही नहीं, उनको सब पता है। ठीक है, फिर लेकिन हम थ्योरी बेस पर चलेंगे। ठीक है, तो देखो जो 1 टीस्पून होता है, जिसे चाय पत्ती वाला चम्मच बोलते हैं, ठीक है, टीस्पून, ये कितना होता है? ये 5 ml होता है। और जो 1 टेबल स्पून होता है, यानी जो बड़ा वाला चम्मच होता है, उसे बड़ा आता ना, उसको 15 ml जो हो लगभग होता है। तो अगर डॉक्टर ने कहा कि 5 ml पिला देना, तो उनका मतलब होता है कि टीस्पून जो चाय पत्ती और छोटा वाला चम्मच घर में रहता है, उससे 1 चम्मच पिला दो, 5 ml हो जाएगा। और जो टेबल पे जिससे थोड़ा सा सर्विंग वाला काम करते हैं, उससे पिलाएंगे तो 15 ml की लगभग वो होता है। तो हमारा आंसर इज अ बी करेक्ट है। ठीक है, 5 ml सिरप देते समय 1 चम्मच किसके बराबर होता है? 1 चम्मच इसके बराबर होता है। टी स्पून अगर आप देते हैं तो 5 ml, और टेबल स्पून का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 15 ml होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, महिला में सबसे अधिक मिलने वाला पेल्विक कौन सा है? ये क्वेश्चन पे डबल स्टार कर लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कौन सा सबसे है? गायनेकॉइड है, एंड्रॉइड है, प्लेटिपेलोइड है या एंथ्रोपॉइड है? आप लोग काफ़ी लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। अक्सर करके बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। गायनेकॉइड, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन नहीं है, ठीक है, ये पेल्विक है। देखो, जो कोई भी पेल्विक होती है उसको कैसे कंसीडर किया जाता है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? ये कंसीडर किया जाता है उसके ब्रिम वाले पार्ट से, जो अंदर गोल वाला पार्ट होता है पेल्विक का, उससे। ठीक है, उसके ब्रिम से। अच्छा ब्रिम रहेगा तो डायमीटर अच्छी रहेगी, और अगर अच्छा ब्रिम नहीं रहेगा तो उसका डायमीटर गड़बड़ रहेगा, जिसकी वजह से बच्चा रोटेट होते हुए अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? पहले देखो फिर बताते हैं। पहला है गायनेकॉइड, देख लेना भैया, ये ही सबसे ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, क्यों? ये जो होता है राउंड शेप का होता है, इसका ओवल, इसका ब्रिम जो होता है वो राउंड शेप का होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है अच्छे तरीके से गोल गोल घूमता हुआ अच्छे से डिलीवर हो पाता है। सबसे ज़्यादा सूटेबल, फेवरेबल यही पेल्विक होता है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा यही पाया भी जाता है। तो हमारा आंसर भी यही है। ठीक है, दूसरा है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, इस एंड्रॉइड को मेल पेल्विक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है, और इसका जो ब्रिम होता है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप में होता है, हार्ट शेप में होता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है। और फीमेल वाले में क्या होता है? थोड़ा सा गोला सही नहीं बना मेरा, पर आप अंदाजा लगा लेना। लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर कोई चीज गोल है और कोई चीज ट्रायंगुलर है तो क्या अंतर हो सकता है। गोल रहेगा तो बच्चा इजीली डिलीवर हो पाएगा, और ट्रायंगुलर रहेगा तो अच्छे से डिलीवरी नहीं हो जाएगी। इसे हार्ट शेप भी कहते हैं, और एंड्रॉइड जो है पेल्विक को ट्रायंगुलर पेल्विक भी कहते हैं, क्योंकि इसका ब्रिम जो है सही नहीं रहता, इस तरह से रहता है। फिर है एंथ्रोपॉइड।
एंथ्रोपॉइड जो होता है ये ज़्यादातर शॉर्ट हाइट की लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है। इनका पेल्विक जो होता है उसका ब्रिम ऐसे होता है, ओवल है। ये भी पूरी तरह से राउंडेड नहीं है, तो इसमें भी बेबी का डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसको बस इतना याद करना है कि शॉर्ट हाइट वाली फीमेल्स में पाया जाता है। कौन सा? एंथ्रोपॉइड वाला, ठीक है। इसका ओवल जो होता है लॉन्ग ओवल होता है। जो ब्रिम है, ये ब्रिम जो है ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग ओवल शेप का। ये वाला हार्ट शेप या ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस वजह से एक बचा चौथा प्लेटीपेलोइड, ये किडनी शेप का कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है किडनी शेप का, या फिर इसे ट्रांसवर्स पेल्विक भी कह सकते हैं। इस वजह से तो ना ये सूटेबल है, ना ये सूटेबल है, ना ये है। कौन सा है? ये सबसे फेवरेबल, सबसे सूटेबल कौन सा है? गायनेकोइड पेल्विक है। सबसे ज़्यादा फीमेल्स में यही पाया जाता है। जब कोई अबनॉर्मलिटी होता है हाइट वगैरह की वजह से, तब पेल्विक्स में चेंजेस आते हैं, वरना यही सबसे अक्सर करके फीमेल्स में पाया जाता है। और यही जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल लेबर में रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? ये ब्रिम जो होता है इसको याद कर लेना। इसका फॉर्मूला बनाया था ADOT। इसका याद करना, मोबाइल नंबर 11 12 12 13। ये क्या है? ये क्या है? ये डायमीटर है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है 11 12 12 13, ये डायमीटर है पेल्विक का। ये ऐसे होता है। मान लो तो एडॉट का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक। तो ये कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। फिर डायगोनल कॉन्जुगेटेड क्या होता है? यहाँ जो होता है सिम्फासिस प्यूबिस का जहाँ कनेक्शन होता है, यहाँ से लेके और पेल्विक का नीचे पार्ट, मान लो ये है पेल्विक, ठीक है। तो ये ऐसे रखेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। लेकिन इसी को ऐसे ऊपर से यहाँ से लेके और पेल्विक के नीचे ब्रिम का निचला हिस्सा अगर लेंगे तो इसे डायगोनल कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। तो ये कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। फिर ऑब्लिक अगर ऐसे नापेंगे ऑब्लिक शेप में तो 12 सेंटीमीटर। और फिर टी फॉर ऐसे ट्रांसवर्स, ये 13 सेंटीमीटर। ये एक आइडल पेल्विक के लिए डायमीटर है। इसको शॉर्ट फॉर्म एडॉट की तरह याद करना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मोबाइल नंबर याद करना 11 12 12 13। ये फीमेल पेल्विक जो गायनेकोइड है इसके लिए सबसे अच्छा डायमीटर माना जाता है। जिन फीमेल्स में ऐसा डायमीटर हो उनका सबसे सुटेबल होता है। बाकी सब में ये चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो ये सही नहीं है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह है कब? 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 नवंबर, 21 से 28 अगस्त या 21 से 28 नवंबर। देखो, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह बोलते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग वीक बोलते हैं। कब? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त कौन सा हो जाएगा? 1 से 7 अगस्त जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? इसमें फीमेल्स को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इससे रिलेटेड लाभ और हानि के बारे में फीमेल्स को समझाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, बॉटल फीडिंग कराती हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान है। तो इसके लिए 1 से 7 अगस्त को डिसाइड किया गया है। इसमें क्या होता है? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नल्ली पहरा है वह महिला जो कभी गर्भवती नहीं रही, जो कभी गर्भवती नहीं रही, जिसका कभी जीवितता तक नहीं पहुंचा गर्भ, ठीक है, जिसके पास 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, या ऐसी फीमेल जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। नल्ली पैरा, देखो एक होता है पैरा और एक होता है ग्रेविडा। ये याद कर लिया तो सब हो जाएगा याद। इसका मतलब होता है डिलीवरी और इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी। अगर पहली बार प्रेग्नेंट होगी तो प्रीमी लगा दो, प्रीमी ग्रेविडा।
2 बार या 2 से अधिक बार हुई है तो मल्टी लगा दो, मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। और अगर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो नल्ली लगा दो, नल्ली ग्रेविडा, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पैरा। पैरा मैंने बताया था, अगर प्रीमी लगा के करोगे तो प्रीमी पैरा मतलब पहली बार डिलीवरी हुई है, मल्टी लगा के करोगे तो मतलब 2 या 2 से अधिक बार डिलीवरी हो चुकी है, 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। या नल्ली लगा दोगे तो इसका मतलब कभी भी, मतलब वो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन कभी भी उसका बच्चा जीवित नहीं रहा है, वो नल्ली पैरा में आता है। तो इसमें पूछी क्या रहा, नल्ली पैरा है वो महिला जिसने, मैंने क्या बताया, जिसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी महिला जिसका गर्भ कभी भी जीवितता तक नहीं पहुंचा, या फिर आसान भाषा में कहें, ऐसी महिला जिसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया। प्रेग्नेंट हुई लेकिन वो बच्चे को जन्म देने में असफल रही, और या फिर उसका बच्चा जीवित नहीं रहा किसी कारण से, तो ये होता है। एक कंडीशन याद कर लेना, ग्रैंड मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टी पैरा, ग्रैंड मल्टी पैरा में क्या होता है, 5 या उससे ज्यादा बच्चे अगर हो रहे हैं तो ये ग्रैंड मल्टी पैरा की कंडीशन में आता है, ठीक है। पूरी क्रिकेट टीम जिनको तैयार करनी होती है इस कंडीशन में आते हैं। समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब स्तन को नवजात शिशु के गाल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका मुंह उसे ढूंढने का कोशिश करता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, या प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं? रिफ्लेक्स वो एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चा खुद से करता है। देखो, अगर किसी बच्चे को क्या होता है, देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ क्या करती है, उनके यहाँ चीक्स पे लाके जैसे ही ब्रेस्ट को टच कराती है वो उस साइड में ऐसे मुंह घुमा लेता है, ठीक है। ऐसे टच किया तो इधर को ही घुमा लेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। या फिंगर, बच्चा लेटा है शांति से, उसके ऐसे टच करोगे गाल पे यहाँ पे तो उधर की ओर ही मुंह वो घुमाता है। तो जो मुंह वो घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। समझ में आया? कितना आसान है। रोटेट करेगा चेहरे को इधर की ओर या इधर की ओर, जिधर भी आप फिंगर या ब्रेस्ट के निप्पल को टच कराएंगे तो उसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स वही है कि अगर उसने ब्रेस्ट को पकड़ लिया तो उसको शक करेगा, या अपनी फिंगर को टच करता है, या आप उसके मुंह पे कुछ भी रखोगे तो वो उसको क्या करता है, चूसता है, शक करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स होता है। इजी था। रोटेट करता है तो रूटिंग रिफ्लेक्स, शक करता है तो सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। देखो, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, आपने ऐसे किसी बच्चे को ले रखा, अचानक से आप उसके साथ खेल रहे हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स है, अचानक से आप उसको ऐसे डाउन कर दीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, तो क्या होता है, बच्चा एकदम से हड़बड़ा जाता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो ऐसे करके ऐसे सिकुड़ जाता है, डर के मारे उसके हाथ पैर फैल जाते हैं और फिर सिकोड़ लेता है अपने आप को पूरी तरह से। तो ये जो एडक्शन और अबडक्शन की कंडीशन बच्चे में आता है, हाँ, अपने दोनों हाथ को पैरों को ऐसे फैला के सिकोड़ लेता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें बच्चा जो है डर जाता है, ठीक है। ऐसे कभी करना नहीं, लेकिन ऐसे लेके बच्चे का जाना ऐसे कर दो तो एक बैग से डर जाएगा, तो इसी को मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। अगला है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर से याद रखा, पैर का तलवा बच्चे का, शिट कोई बात नहीं, पैर का तलवा बच्चे का, आप अगर ये बच्चे का पैर का तलवा है, अगर आप इसको ऐसे लाके अगर ऐसे करते हो तो बच्चा अपने पैर के तलवे को ऐसे सिकोड़ लेता है, ठीक है। माफ करना, लाइट चली गई है, समझना। ऐसे अगर ले जाके उसके पैर के तलवे करो तो वो अपनी फिंगर्स को ऐसे पैर की सिकोड़ लेता है। इस कंडीशन को प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं।